बच्चों, जो गाइनेशियम में ओवरी थी अर्थात अंडाशय, तो अंडाशय में जो ओव्यूल बीजांड के लगे रहने का क्रम होता है वो कहलाता है बीजांडन्यास। बीजांडन्यास को हम जरायु विन्यास भी कहते हैं, प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो ये भी आज हम देखने वाले हैं। अब हम इसको देख रहे हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी अंडाशय में जो बीजांड के लगने का, ओवरी में जो ओव्यूल लगता है उसके लगने के क्रम को हम क्या कहते हैं? बीजांडन्यास। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं मार्जिनल। सीमांत बीजांडन्यास क्या है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ये आपको लेग्यूमिनेसी फैमिली में दिखाई देता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली में पेप्लियोनिटी मेंबर हैं, फैमिली के मेंबर हैं। तो इसमें आपको ये दिखाई देता है। मटर, इसमें कैसी होती है? इसमें यूनिलाकुलर चैम्बर होते हैं और कार्पल की संख्या कितनी होती है? मोनोकार्पलरी होते हैं। कभी कभी किसी प्लांट में ये पॉलीकार्पलरी भी हो सकते हैं। पॉलीकार्पलरी का मतलब क्या है? बहुअंडपी भी हो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इनमें जो बीजांड लगा होता है वो दोनों तरफ के रेखी क्रम में, दोनों तरफ की अंडाशय की जो दीवार होती है वो मिलकर जुड़ते हैं और एक रेखी क्रम में वो बीजांड लग जाता है, ओव्यूल। तो इस प्रकार के बीजांडन्यास को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। दूसरा हम देखेंगे पेराइटल। पेराइटल हमको किस में देखने मिलता है? सरसों, मूली में, क्रूसीफेरी मेंबर में, क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर में देखने मिलता है। इसमें क्या होता है कि ओवरी यूनिलाकुलर होती है। कार्पल की संख्या कैसी होती है? बाइकार्पलरी होती हैं, अर्थात 2 कार्पल्स होते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसमें पूरा ये जो इमेज दिख रही है, पूरे किनारे में आप देख रहे हैं, ये किनारे में पेराइटल यानी अंडाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसके किनारे में ये लगे हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? भित्ति लग्न या पेराइटल प्रेजेंटेशन। भित्ति लग्न बीजांडन्यास के बाद हम देखेंगे आधार लग्न, बेसल प्रेजेंटेशन। ये किस में देखने मिलता है हमको? ये गेंदा और सूर्यमुखी में देखने मिलता है। इनकी ओवरी कैसी, कार्पल्स कैसी हो सकती हैं? बाइकार्पलरी भी हो सकते हैं या पॉलीकार्पलरी भी हो सकते हैं। ये यूनिलाकुलर भी होते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो प्रेजेंटेशन है ये अंडाशय की दीवार की बेस पर लगता है। ये देखिए इमेज में, ये बेस में ओव्यूल लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? आधार लग्न। अब हम देख रहे हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है? इसमें बीजांडन्यास कैसे होते हैं? इसमें मल्टीलाकुलर ओवरी होती है, बहुत सारे कक्ष होते हैं और इन कक्षों के में जो सेप्टम दिखाई दे रहे हैं, ये जो बीच में दीवार दिखाई दे रही है, इसमें ओव्यूल लगते हैं। जैसे सिंघाड़ा, ट्रापा, कुमोदनी, कमल इत्यादि में ये अपने को दिखाई देता है। अब इसमें जो ओवरी होती है, कार्पल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? पॉलीकार्पलरी होती हैं। अंडप की संख्या बहुत सारी होती है। फिर हम देखते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? अक्षी बीजांडन्यास। बीजांडन्यास क्या होता है? नींबू, संतरा में आपको देखने मिलता है। और ये कैसे होते हैं? ये ट्राईलाकुलर भी हो सकते हैं, मल्टीलाकुलर भी हो सकते हैं। और इसमें ओव्यूल कहाँ लगे हुए हैं? सेंट्रल के अक्ष में लगे होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अक्षी प्रेजेंटेशन या एक्साइल प्रेजेंटेशन या अक्षी जरायु विन्यास। अब आप देखेंगे कि लास्ट में अपन देखते हैं फ्री सेंट्रल, जिसमें केंद्र इसका बिल्कुल फ्री रहता है। जैसे डायंथस में इसमें किसी प्रकार यूनिलाकुलर होते हैं, या यदि लाकुलर बनते भी हैं तो लास्ट स्टेज में जाकर वो कैसे हो जाते हैं? एक कक्ष बना लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम यूनिलाकुलर कहते हैं। और सारे पूरे सेंट्रल में आकर लगते हैं ओव्यूल्स और पूरा एक चैम्बर बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं
फ्री सेंट्रल, और ये किस में मिलता है? डायंथस में। फल पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। यह एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद विकसित होता है। यदि फल बिना निषेचन के विकसित हो तो उसे अनिषेकी पार्थेनोकर्णिक फल कहते हैं। प्रायः फल में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति शुष्क अथवा गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें एक बाहरी भित्ति होती है जिसे बाह्यफल भित्ति कहते हैं। इसके मध्य में मध्यफल भित्ति तथा भीतरी और अंतःफल भित्ति होती है। आम और नारियल में फल के प्रकार को अस्थिल ड्रुप कहते हैं। ये फल मोनोकार्पलरी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाह्यफल भित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य मध्यफल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अंतःभित्ति के सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में मध्यफल भित्ति तंतुमय होती है। बीज निषेचन के बाद बीजांड से बीज बन जाते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण होता है तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक अथवा दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्र गेहूं मक्का में और द्विबीजपत्र चना मटर में। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीज का जो आवरण है इसकी दो सतह होती हैं। बाहरी को बीजचोल तथा भीतरी सतह को टैगमैन कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है। इसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीज आवरण हटाने के बाद में आप बीजपत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं। भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गूदेदार बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों में भोज पदार्थ संचित रहता है। अक्ष के निचले नुकीले भाग को मूलांकुर तथा ऊपरी पत्तीदार भाग को प्रांकुर कहते हैं। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए ये अभ्रूणपोषी हैं, जबकि अरंड में यह गूदेदार होता है। एक बीजपत्री बीज की संरचना। प्रायः एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संलग्नित होता है। भ्रूणपोष स्थूली होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की बाहरी भित्ति भ्रूण से एक प्रोटीनी सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं। भ्रूण आकार में छोटा होता है और भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे स्केटुलम कहते हैं। इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर तथा मूलांकुर एक चादर से
ढके होते हैं, जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। अब हम देखते हैं पुष्पी पौधों के फ्लोरल डायग्राम के लिए शब्दावली की हम यहाँ पर देखते हैं। एक पुष्पी पादप को जब हम वर्णित करते हैं तो उनके बाह्य अभिलक्षणों को के लिए जो शब्दावली का उपयोग किया जाता है उसे हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले जब हम फैमिली डिस्क्रिप्शन करेंगे तो जड़, तना और पत्ती के बारे में चर्चा कर लेंगे और ये पौधा कहाँ पाया जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि पुष्पी सूत्र को लिखने के लिए किन संकेतों को इंगित करता है, ये आप देखेंगे। पुष्पी सूत्र में यदि आप सहपत्र को बताएंगे तो BR से बताएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। कैलिक्स को कैपिटल K से, करोला को कैपिटल C से, परिदल पुंज को कैपिटल P से, पुमंग को कैपिटल A से तथा जायांग को कैपिटल G से लिखते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को अर्थात सुपीरियर ओवरी को कैपिटल G से और अधोवर्ती अंडाशय को कैपिटल G लिखेंगे और इसके नीचे ये जैसा इमेज में दिख रहा है इसमें लाइन लगाएंगे, अंडरलाइन कर देंगे। नर फूल के लिए ये सिंबल लगाएंगे, मादा फूल के लिए ये जो सिंबल दिख रहा है इसे लगाएंगे और द्विलिंगी पौधे के लिए हम ये दोनों सिंबल को एक साथ जोड़ देते हैं। त्रिज्या सममिति को इस प्रकार से लिखते हैं, एक व्यास सममिति को इस प्रकार से लिखा जाएगा। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करके लिखा जाता है। आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पी चित्र से फूलों के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम और उनके संबंध में विशेष जानकारी देकर बताया जाता है। कैलिक्स, करोला, पुमंग, जायांग क्रमवार चक्र में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर, जायांग उसके सबसे भीतर की ओर। फिर इनका सासंजन तथा आसंजन को भी चक्र के भागों में तथा चक्र के बीजों को इंगित करता है।